नमस्कार। इस खास प्रोग्राम बजट से उम्मीदें आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। साल 2021-22 का आम बजट देश के सामने रखे जाने में अब कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना तीसरा बजट देश के सामने रखेंगी। बीते बजट में उन्होंने परंपरा से हटकर बही खाता बजट देश के सामने रखा, जो इस बार वो देश को पहला डिजिटल बजट देने जा रही हैं। अब से थोड़ी देर के पहले की ये तस्वीरें हैं। पूरी बजट टीम अब तैयार है। आप देख रहे हैं वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्य मंत्री और पूरी बजट की टीम। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बजट की टीम, जिसमें आपको दिख रहे हैं जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, साथ ही साथ वित्त सचिव और राज्य सचिव का पदभार इस वक्त संभालने वाले अजय भूषण पांडे। और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की भी। तरुण बजाज साहब दिख रहे हैं जो कि आर्थिक मामलों के सचिव हैं। और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी बजट टीम 6 या 7 लोगों की आप कहें कि ये उनकी पूरी गाइडेंस के बीच में ये पूरा जो बजट है वो तैयार किया जाता है। और अब इस पर अंतिम मुहर लग चुकी है। और क्या कुछ है बजट की बड़ी बातें, उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। डॉक्टर अरविंद विरमानी जो कि सीईओ हैं ईग्रो के और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं भारत सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। और वेद जैन साहब जो कि वरिष्ठ टैक्स एक्सपर्ट और आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन वित्त मंत्री ने जो बड़ी बातें की है, वित्त मंत्री ने यह कहा कि 100 सालों में पहली बार यह महामारी आई है और एक बार आने वाली आपदा कोरोना के संक्रमण काल के बाद ये बजट काफ़ी अहम होने जा रहा है और इसलिए बजट से उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या कुछ हैं बड़ी उम्मीदें इस बजट से, आपको दिखाते हैं इस खास पैकेज में। उसके बाद हम इस चर्चा पर वापस लौटेंगे। बजट 2021 कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। दशक का पहला बजट होने के साथ साथ ये बजट इस साल पूरी तरह से डिजिटल भी होगा। लेकिन कोरोना महामारी की छाया में पेश होने जा रहा ये बजट क्या देश को मुश्किलों से बाहर निकाल पाएगा? गिरती विकास दर को थामने के लिए, भारत को फिर से सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या निकलेगा देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के पिटारे से? सभी की निगाहें होंगी 1 फरवरी सुबह 11 बजे लोकसभा के पटल पर। बजट सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने संकेत दिए कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में ही अगला अहम कदम होगा। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लॉकडाउन की मुश्किल से निकलती अर्थव्यवस्था को अब राहत की सांस मिलने लगी है। आर्थिक सर्वेक्षण इस साल 7.7% की गिरावट के बाद साल 2021-22 में 11% की जीडीपी रफ्तार का दावा कर रहा है। यानी दुनिया में एक बार फिर सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था। देश के लिए इस दशक का पहला साल काफी अहम है। बीते साल के बजट में देश के विकास पर 30,42,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 3 चरणों में करीब 30 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज दिया गया। ये पैकेज अर्थव्यवस्था की जीडीपी का 15% के बराबर है, जिसे मिनी बजट कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में ही 1,92,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। देश भर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 14 करोड़ से ज्यादा मुफ्त गैस सिलेंडर मिले। आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 चैंपियन सेक्टर्स को 1.45 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिल चुका है। पूरे साल आरबीआई की सरकार के साथ कदम ताल को भी नहीं भुलाया जा सकता। लोगों के ब्याज में राहत देने के साथ साथ कारोबारियों के लिए करीब 13 लाख करोड़ रुपए की तरलता बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराई गई। इस साल के बजट से भी लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए बीते साल ही वित्त मंत्री ने करदाताओं को नए टैक्स स्लैब का विकल्प दिया था, लेकिन आमतौर पर लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि बिना किसी नए टैक्स का बोझ डाले वित्त मंत्री रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में जरूर नए ऐलान करेंगी। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करने के बाद देश और अर्थव्यवस्था में उत्साह का माहौल है।
और उम्मीद की जा रही है कि बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कुछ नई सौगातें देश के सामने जरूर रखेगा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बजट से उम्मीदें, और अब हमारे दोनों ही खास मेहमानों के पास चलते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर अरविंद विरमानी जी, आपसे हम समझना ये चाहते हैं कि ये बजट बहुत ही चुनौतीपूर्ण बजट होने जा रहा है। ऐसा बजट पहले देश ने देखा नहीं। किस तरह से ये अलग होगा और क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिसको वित्त मंत्री को ध्यान में रखना पड़ेगा? इंटरप्रिटेशन करना होगा, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, वित्त मंत्री ने बोला था कि ये पैंडेमिक वंस इन अ सेंचुरी अकरेंस है और उसको संभालने के लिए इसमें कई नई चीजें करनी पड़ेंगी या कई चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। इससे और फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सीरीज ऑफ मिनी बजट्स इन अ वे पिछले 12 महीने या में कई करी गई हैं, तो ये इसको उसी ट्रेंड में और या उसी थ्रेड में देखिए, क्योंकि और भी होता रहेगा। ये नहीं है कि सब कुछ जो करना है अब ये बजट में करके खत्म हो जाएगा और फिर बाकी के साल में कुछ नहीं होगा। तो ये दो चीजें को मैं अगर इकट्ठा देखूं तो मुझे लगता है कि कई चीजों पे, ऑफ कोर्स जो हेल्थ सेक्टर है उस पे तो ध्यान दिया ही जाएगा जी, क्योंकि पेंडेमिक हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो उस पे तो किया ही जाएगा। पर और कई छोटी छोटी चीजें, कई न्यूमरस जिसको कहते हैं, कई छोटे छोटे रिफॉर्म्स, कई छोटे छोटे चेंजेस, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं। जी बिल्कुल। तकरीबन 60% ऑफ द इकोनॉमी जिसको कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ पेंडेमिक का इफेक्ट हुआ है। तो हो सकता है कि मिनी सेक्टर्स आधी इकोनॉमी के लिए कुछ उसमें थोड़े चेंजेस एक्सेट्रा, रिफॉर्म्स, जो भी आप समझिए, वो किए जाएंगे। बिल्कुल तो सही कहा आपने। और तो जैन साहब, वेद जैन साहब, ये साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा टैक्स कलेक्शन के लिहाज से। वित्त मंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये बजट जो कि दशक का पहला बजट होने जा रहा है, कैसे अलग होगा और चुनौतियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? तो जो जैन साहब, मुझे माफ कीजिएगा, जैन साहब के पास। जी देखिए अजय जी, जो आपने सवाल पूछा वो बड़ा बिल्कुल महत्वपूर्ण है। 2020-21 एक अपने आप में, एक सेंचुरी में अपने आप में अलग ईयर माना जाएगा। जब वित्त मंत्री जी ने लास्ट बजट पेश किया था वो मार्च 2020 में किया था। उस समय पेंडेमिक का इतना वो नहीं था, और 2020-21 में एक बड़ी अद्भुत परिस्थिति पैदा हो गई जहां पे टैक्स की कलेक्शन गिर गई, क्योंकि वो लॉकडाउन वगैरह पीरियड रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। और आज की डेट में वित्त मंत्री जी के सामने जो सबसे बड़ी आज की डेट में चुनौती है कि टैक्स की कलेक्शन कम होने के बावजूद भी इकोनॉमी को कैसे प्रोपेल किया जाए कि जो कॉन्ट्रैक्शन 2020-21 में हुआ है वो 21-22 में ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक अपने आप में विचित्र समस्या है कि कलेक्शन डाउन है और खर्चा बढ़ाना है और इकोनॉमी को प्रोपेल करना है। तो ऐसे में जो सबसे मुश्किल काम है वित्त मंत्री जी का कि बिना टैक्स को बढ़ाए, अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि लोगों के हाथ में इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे में कमी आती है, और टैक्स नहीं बढ़ाएं तो सरकार का खर्चा कैसे चलेगा। जी, लगभग 30 लाख करोड़ के खर्चे में 24 लाख करोड़ सरकार की इनकम होती है। 6 लाख करोड़ रुपए का सरकार का वित्तीय घाटा है, जो इस साल बढ़कर थोड़ा बढ़ेगा जरूर, क्योंकि टैक्स में, रेवेन्यू में वो कंट्रैक्शन है। और 21-22 में भी वित्त मंत्री जी को जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की है 11% से प्लस की, उसके बेसिस पे आगे की प्रोजेक्शन करनी है। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमने अभी पिछले 3 महीने में देखा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पर्टिकुलर जनवरी में हम देख रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, वो ट्रेजेक्टरी है, वो वाकई वी शेप में आ गई है। कि जो हमारा डिक्लाइन आया था अप्रैल, मई, जून के अंदर, जो बहुत स्टीप था, मेनली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, वो लगता है कि अब हमने अगले पिछले 3-4 महीने में उसकी काफी रिकवरी कर ली है। इससे एक वित्त मंत्री जी को राहत मिलेगी कि जो टैक्स की कलेक्शन है 2021-22 में, वो लगभग ठीक आएगी। अगर वो टैक्स की कलेक्शन 21-22 की ठीक आती है तो नेचुरली ये है कि वित्त मंत्री जी को खर्चा करने का और कंसेशन देने का उनका जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा और वो आएगा। मैं 2020-21 में ये मान के चलना चाहिए कि टैक्स की कलेक्शन जरूर डाउन आएगी।
चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे कंपनी के ऊपर टैक्स हो। लेकिन 21-22 में मुझे मानना है कि वो टैक्स की ग्रोथ पूरी आएगी, क्योंकि जीडीपी जो है वो 11% से ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसके ऊपर जो ग्रोथ आती है रेवेन्यू की वो भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी को जो मेन एक्सरसाइज है वो यही बैलेंसिंग एक्सरसाइज करनी है कि क्या रेवेन्यू को प्रोजेक्ट किया जाए 21-22 को, और उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे जो इकोनॉमी को प्रोपेल किया जाएगा वो कैसे प्रोपल्शन होगा, और एक्सपेंडिचर बढ़ाने का, लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आने का, वो उनका मेन मुद्दा रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर वर्मानी, आपके लिहाज से ये जो जिस ग्रोथ रेट की बात की वेद जैन साहब ने, नॉमिनल ग्रोथ रेट कितना मान के चल सकती हैं वित्त मंत्री सेफ साइड में अगले साल के लिए, और जिसके आधार पर ये पूरा का पूरा बजट तैयार किया जा सकता है, आपका अनुमान क्या है? तो मैं उस पे आता हूँ, पर एक वेरी क्विकली एक मेजर पॉइंट है कि क्यों ये इतनी मुश्किल जो रिलेटेड है पैंडेमिक से, मुश्किल इसलिए है क्योंकि पैंडेमिक के दौरान जो डेट रेशो था वो एकदम फ्लिप हो गया। वो पहले कभी नहीं हुआ, इतना जंप डेट जीडीपी रेशो में पहले कभी नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से ये कंप्लीटली वंस इन 100 है। पैंडेमिक जो हो गया वो तो छोड़िए, बट जो फिस्कल डिसीजंस लेनी है फाइनेंस वित्त मंत्री ने, वो इस तो क्वेश्चन होगा कि ये अभी इस डेट जीडीपी को कम करे या ऐसी पॉलिसीज लें जिससे ये ओवर टाइम होगा। तो ये मुश्किल, ये वे करना पड़ेगा बड़े ध्यान से। सो दैट इज द डिफिकल्ट डिसीजन यू कैन से कि भाई वंस इन सेंचुरी लेनी पड़ती है और लेनी पड़ेगी इस वित्त मंत्री को। अब ग्रोथ पे आइए तो बेसिकली जब से मैं भी सीए था तब से हम ये एडवांस एस्टिमेट हम उस पे जाते हैं। वित्त मंत्रालय रियल ग्रोथ का एस्टिमेट नहीं देती, वो नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम लेते थे। तो उन्होंने बोल दिया है -7.7 जी। तो उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम, और अब भी किया गया है, उसमें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जोड़ के जो रफली इस इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है रफली 4 to 5% होगा। तो 11% ये तो सॉरी ये तो पिछले साल का हुआ। हाँ जी, हाँ जी। आगे जो 11% का आप बोल रहे हो जीडीपी ग्रोथ, वो काफी रियलिस्टिक है, प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस वी शेप्ड इशू। अगर लॉकडाउन होता है वो गिरी, लॉकडाउन लिफ्ट किया तो वो राइज किया, तो उसके ऊपर आफ्टर -7.7 डाउन ये 11% कोई बहुत अनयूजुअल या बिल्कुल नहीं है। तो इट इज वेरी फीजिबल एंड वेरी रियलिस्टिक इन माय व्यू। तो उसके साथ अब इन्फ्लेशन फोकस, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है 4 to ±2% है, तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे ने अज्यूम किया है बिटवीन 4 and 5%। उसको जोड़ दें तो नॉमिनल ग्रोथ ऑफ 15.4, ये सब रियलिस्टिक है। चलिए, रियलिस्टिक है और रियलिस्टिक बजट होने जा रहा है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि ये दशक का पहला बजट है। साथ ही साथ आप देखें तो ये पहला डिजिटल बजट है। क्या कुछ निकलेगा पिटारे में से, बहुत ही कम वक्त रह गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हेल्थ और एजुकेशन शायद 2 बड़े पिलर होने जा रहे हैं इस बजट के, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बजट से उम्मीदें। इस गीत के बाद छाया गीत ऑल इंडिया रेडियो बहुत रोमांटिक Ahead of the trade negotiations that are slated दिवस के साथ it has undergone 9 revisions. Coley with 903 rating points is 34 points behind Smith 900. All India Radio. The news read by Anuja Kumar. नमस्कार।
Informative, incisive, intensive. Get your daily dose of news and analysis in English News Night every weekday at 9 p.m. on DD India. The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News, Monday to Friday, 8 a.m. on DD India. स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट से उम्मीदें। और जिस तरह से हमने देखा कि ये जो बजट है वो कोरोना महामारी की जो चुनौतियां हैं उसके बीच ये बनाया जा रहा है, और इसलिए हेल्थ और उसके साथ साथ एजुकेशन, ये सामाजिक क्षेत्र के दो बड़े स्तंभ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में देश में स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बड़ी सिफारिशें की गई हैं। सर्वे मानता है कि बजट में ही घोषित आयुष्मान योजना का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा है। इससे आगे जाते हुए स्वास्थ्य पर कुल खर्च जीडीपी का 2.5 से 3% करना जरूरी है। साथ ही स्वास्थ्य सेक्टर को एक नियामक की भी सख्त जरूरत है। बजट से स्वास्थ्य सेक्टर को क्या है उम्मीदें, देखते हैं नितेंद्र सिंह की इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए हेल्थ सेक्टर को 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 6400 करोड़ रुपया भी शामिल था। इस योजना के तहत देश के करीब 11 करोड़ परिवारों को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। देश के करीब 25,000 अस्पताल अभी तक पीएमजे से जुड़ गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा प्राथमिकता का विषय रहा है। स्वास्थ्य सुविधा का लाभ गरीब परिवारों को उनके घर तक मुहैया हो, इसके लिए बजट में खास ख्याल रखा गया था। पिछले वर्ष के बजट में 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र खोलने और उन केंद्रों में 2000 मेडिसिन और 300 सर्जिकल सामान की व्यवस्था की भी बात की गई थी। देश में अभी तक 7000 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। सरकार ने बजट में 2025 तक टीबी उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा है। पीपीपी मॉडल के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में अस्पताल बनाए जाने की बात की गई थी और इसकी शुरुआत पहले चरण में 112 आकांक्षी जिलों में होनी थी। साल 2020 कोविड काल के रूप में जाना जाता रहा। केंद्र सरकार ने जिस तरह से कोविड के मामले को देखा, उसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है। कोविड से निपटने के लिए और राज्यों में स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए केंद्र ने राज्यों को दिए थे। इस दौरान न केवल मानव संसाधन बढ़े, बल्कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बने, पीपीई किट और N95 मास्क भी अस्पतालों को मुहैया कराए गए। देश में कोरोना टेस्टिंग के लिए लैब बढ़ाए गए। अब तक देश में करीब 2300 लैब हैं जहां कोरोना की जांच होती है। वैक्सीन के विकास और रिसर्च के लिए केंद्र सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा के तहत 900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आने वाले बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का महज 1% के आसपास खर्च होता है। सरकार लगातार बोलती है इसे बढ़ाकर 2.5% किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि वित्त मंत्री के बजट पिटारे में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या रहता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर की। शिक्षा क्षेत्र केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और पिछले साल ही घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात को दर्शाती है। कोरोना काल में ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई काफ़ी प्रचलित हुई। ऐसे में आगामी केंद्रीय बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, ई लर्निंग को और भी इसको आसान बनाने के लिए क्या कुछ प्रावधान आ सकते हैं। बजट से शिक्षा क्षेत्र की उम्मीदों पर पेश है ये खास रिपोर्ट। सोमवार को पेश होने वाले वर्ष 2021-22 के बजट से शिक्षा क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं। इस बार बजट में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के डिजिटल स्वरूप को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। इसके तहत स्कूल कॉलेजों को इंटरनेट से जोड़ने, कंप्यूटरीकरण और अन्य डिजिटल ढांचे को मजबूत करना शामिल है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GER फिलहाल करीब 27% ही है, जिसे बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में GER को बढ़ाने के लिए दूरस्थ शिक्षा पर जोर दिए जाने की संभावना है। उच्च शिक्षा में
हम चाहते हैं कि 26.6 से 50% तक हमारी शिरकत हो। ये तब संभव नहीं है जब तक कि दूरस्थ शिक्षा को सुदृढ़ न किया जाए। समझा जा रहा है कि शायद दूरस्थ शिक्षा आयोग की पुनः स्थापना होगी ताकि ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अच्छी शिक्षा पहुंचा सके। पिछले 1 साल में पूरी दुनिया 100% विद्यार्थी शिक्षक दूरस्थ शिक्षा ही कर रहे हैं। इसके लिए एक आयोग का बनना जरूरी है। पिछले साल घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में गुणवत्तापरक शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की बात कही गई है। आगामी बजट में NRF की स्थापना और फंडिंग से जुड़े प्रावधानों के बारे में घोषणा हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा नीति के कुछ अन्य अहम प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर भी बजट में ऐलान हो सकता है और नई योजनाओं के लिए बजट आवंटन किया जा सकता है। पिछले साल यानी 2020-21 के केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 99,300 करोड़ रुपए किया था। अगले वित्त वर्ष के दौरान स्कूल कॉलेजों में डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की बात कही जा रही है। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र के बजट में 10 से 12% की बढ़ोतरी की जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा क्षेत्र पर GDP का 4.43% खर्च करती हैं। नई शिक्षा नीति के तहत इसे जल्द से जल्द बढ़ाकर GDP का 6% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही आगामी बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए राशि आवंटित की जाएगी। निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। विरमानी साहब, अगर हम आपसे समझना चाहें ये जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए और क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? GDP में खर्च, GDP का जो हिस्सा है जो स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है उसको कैसे बढ़ाया जाए? कई सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए 3% तक, लेकिन अभी भी हम कर नहीं पाए हैं। क्या बजट कर पाएगा ऐसा? देखिए, अगर आप टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर को देखिए तो हमारा इंडिया का एक्सपेंडिचर आउट ऑफ लाइन नहीं है पर कैपिटा इनकम का। बट प्रॉब्लम ये है कि जो शेयर है प्राइवेट इंडिविजुअल्स और पब्लिक का, वो शेयर थोड़ा उल्टा है। गवर्नमेंट कम करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ज़्यादा करना पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन, 2 सोल्यूशंस हैं। एक तो है जो गवर्नमेंट के सिस्टम है उसकी इफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, इंक्लूडिंग थ्रू ई-मेडिसिन वगैरह। कई लोग दिखा रहे हैं कि वो सस्ते हैं, बेटर क्वालिटी डायरेक्टली, क्योंकि सारे चीज़ें रूरल एरिया में आप नहीं, अच्छे डॉक्टर नहीं जाएंगे, पर वो एक्सेस कर सकते हो अगर ई-मेडिसिन हो ऑन द इंटरनेट वगैरह। तो एक तो इफिशिएंसी ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, और दूसरा आपने बताया कि कई चीजें हैं, PMJAY है, जैसे इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब देते हैं, मैं या आप इंश्योरेंस या कोई भी करे तो थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, तो इतना बड़ा नहीं होता कि हमारा हवाला निकल जाए। तो इंश्योरेंस सिस्टम्स अगर हो, और उसको कॉम्प्लीमेंट्री, अगेन जो दूसरी चीज आपने मेंशन की, अगर हॉस्पिटल भी होने चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस आपको मिल भी जाए 1 लाख 2 लाख, पर अगर हॉस्पिटल ही नहीं है तो आप कैसे उसका फायदा उठाओगे? तो दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री। पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि पब्लिक, जैसे स्वच्छ भारत प्रोग्राम है, मैं कई टाइम से अर्ज कर रहा हूँ कि इसको एक्सपेंड करके सुएज सिस्टम्स की, अर्बन सुएज सिस्टम्स को इम्प्रूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें रिसर्च ने बताया है कि एक चीज है एनवायरमेंटल एंट्रोपैथी, जो सुएज हो तो स्टंटिंग होती है। ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं है। तो जो अगर सुएज सिस्टम प्रॉपरली ना हो, मॉडर्न सुएज सिस्टम नहीं होते हैं, तो स्टंटिंग हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये आपने पैंडेमिक की बात की, रिसर्च ने दिखाया है कि जो कोरोना वायरस था वो बहुत सुएज सिस्टम्स में भी था। तो ये 2-3 चीजें जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। वैद्यन साहब, आम आदमी के लिहाज से टैक्सेशन के मोर्चे पर क्या कुछ वित्त मंत्री के पिटारे से निकल सकता है? आम आदमी क्या कुछ देखना चाहता है कल, अगर उम्मीदों की बात करें तो? देखिए, पहले मैं थोड़ा सी इस चर्चा को पूरा कर दूं। एजुकेशनल जो हेल्थ की आप बात कर रहे थे और वित्त मंत्री जी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ में खर्चा बढ़ेगा थोड़ा सा। उसके लिए 2 काम करेंगे वित्त मंत्री जी। एक तो मुझे लगता है जो टैक्स में छूट मिलती है TD क्लेम की, मेडिकल के इंश्योरेंस की, और जो स्पेसिफाइड डिजीज में उसको कोविड को शायद शामिल करेंगे तो छूट को बढ़ाएंगी। और इसके लिए साधन जुटाने के लिए मेरी ऐसी उम्मीद है
कि जो अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, तो हो सकता है इस साल के लिए वो जो 4% लगता है उस सेस को एक कोविड सेस भी लगा के कुछ को सरकार वित्त मंत्री जी कलेक्ट करने की कोशिश करे। 2 से 4% अगर वो सेस लग सकता है इसके बारे में। इसके अलावा जो मैं छूट देख रहा हूं, अभी देखिए जो वित्तीय घाटा है और इस घाटे को पूरा तीन तरीके से सरकार साधन जुटा सकती है। टैक्स से जुटा सकती है, या फिर अपनी जो असेट्स हैं, जो उनकी जो अदर, जिसे हम अदर इनकम, अदर देन टैक्स इनकम रेवेन्यू इनकम कहलाते हैं, जो रिजर्व बैंक से डिविडेंड आता है, या अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिसइन्वेस्टमेंट करने से आता है, या पब्लिक जो असेट्स हैं लैंड वगैरह उसको एनकैश करके, या तीसरा बोरोइंग करके। जी जी। टैक्स का एक अपना दायरा है जो कि एक अपनी नॉमिनल ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ के बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट करी जाएगी। अगर उसमें कहीं कमी आती है तो सरकार की कोशिश डिसइन्वेस्टमेंट से आएगी। और जो तीसरा है, मेरे हिसाब से फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के भी कोई दिक्कत नहीं है। जो साधन छूट मिलने के कारण वित्त मंत्री को लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि टैक्स में कोई बड़ी छूट आने वाली है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि वित्त मंत्री जी ने लास्ट ईयर ही टैक्स के स्लैब चेंज किए थे और उन्होंने कहा था कि मैं ये छूट कम कर रही हूँ और ये टैक्स के स्लैब आपके कम कर दिए हैं, और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आने वाली है। थोड़ा बहुत जो मुझे चैलेंज लगता है जो डिडक्शन का है, वर्क फ्रॉम होम के नाम की कुछ डिडक्शन मिल सकती है कुछ लोगों को कि आजकल वो खर्चे घर पे बैठ के लोग काम करते हैं, तो घर पे खर्चा करते हैं, तो उसकी मिल सकती है। कुछ टिंकरिंग कॉर्पोरेट टैक्स में भी की जा सकती है, जहां वित्त मंत्री जी ने लास्ट टाइम बहुत काफी रिडक्शन की थी 22% की, तो हो सकता है 1 साल के लिए वो एक्सेप्शन करके कुछ बढ़ाने की कोशिश करें। अदरवाइज देखिए टैक्स फ्रंट पे मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर कंसेशन आने वाली है। वित्त मंत्री जी का काम इस बार बहुत मुश्किल है, टैक्स की कलेक्शन कम है और साधनों की ज्यादा जरूरत है आज की डेट में खर्चा करने के लिए। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट और जो असेट्स की है उससे भी कहीं ना कहीं साधन जुटाए जाएंगे और कुछ सेस लगने की भी कोशिश की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विजयन साहब वक्त निकालने के लिए, और डॉक्टर अरविंद धर्मानी CEO ई ग्रोथ इस प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। तो हमें इंतजार रहेगा बजट के उन बड़े ऐलानों का जो कि कल सुबह 11 बजे लोकसभा के पटल पर रखे जाएंगे। ऐतिहासिक बजट है और DD न्यूज़ की कवरेज लगातार आपको सबसे पहले और सबसे ख़ास तरीके से ये जो पूरा बजट का दिन है उस पर आप देखना मत भूलिएगा। सुबह 6 बजे से ही लगातार ये कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।